तो इस वीडियो के लिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये है कि वीडियो को पूरी देखना, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और मैं बहुत कम वीडियोस में ये बोलता हूँ कि वीडियो को पूरी देखना, और इसमें बोल रहा हूँ तो वीडियो को पूरी देखना है। ठीक है, तो चलो चलते हैं वीडियो पे। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। तो आज की वीडियो का टॉपिक तुम लोगों ने देख ही लिया होगा कि पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में है, मतलब पेपर प्रेजेंटेशन टिप्स के बारे में है। तो तुम लोग कहोगे कि भैया काफ़ी जल्दी नहीं आप पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में बता रहे हैं, अभी तो हमारा पूरा कोर्स भी नहीं कंप्लीट हुआ है, अभी तो हमने सैम्पल पेपर्स भी स्टार्ट नहीं किए हैं। तो क्यों नहीं किए हो? ठीक है, पहली बात तो आती है कि क्यों नहीं किए हो। अभी तक कोर्स यार कंप्लीट हो जाना चाहिए था, नहीं हुआ है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। जब भी कंप्लीट होगा मेरे हिसाब से जिनका मतलब जो कि मतलब शुरू से कर रहे होंगे या तो सिंसियर होंगे, उनका कोर्स ज़रूर कंप्लीट हो गया होगा और उन्होंने सैम्पल पेपर्स लगाना भी स्टार्ट कर दिया होगा। और जो लोग नहीं किए हैं वो प्लीज़ कमेंट करें कि उनका कब तक कहाँ तक का कोर्स कंप्लीट है, या फिर कहाँ पे उन्हें ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ। थोड़ी एनालिसिस चल रही है, और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो, और वहाँ पर मैं कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, तो उस क्वेश्चंस में तुम डाल सकते हो कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, कहाँ तक तुम्हारा कोर्स कंप्लीट है और कहाँ तक तुम्हारा कोर्स नहीं कंप्लीट है। उसके ऊपर बहुत ही अच्छी वीडियो आने वाली है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनका कोर्स कंप्लीट नहीं है। तो कोई बात नहीं, आज हम बात करेंगे पेपर प्रेजेंटेशन के बारे में। आज इस समय मेरी बात करने का मेन मोटिव ये है कि जो बच्चे सैम्पल पेपर से स्टार्ट कर दिए हैं वो इन बातों का ध्यान रखेंगे सैम्पल पेपर को सॉल्व करते समय, और उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प होगी। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं और एक एक करके सारे पॉइंट्स को करते हैं डिस्कस। तो सबसे पहले मैं 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स तुम्हें बताने वाला हूँ, जो कि इस पूरे वीडियो के मेन पॉइंट्स होंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है जो कि है एप्रोप्रिएट एंड करेक्ट, या फिर अप्रोप्रिएट या एंड जो पूछा गया है उस पर आंसर बताना है, या फिर तुम उसको कह सकते हो कि एक ऑर्गेनाइज्ड मैनर में तुम रख सकते हो कि एक अप्रोप्रिएट और ऑर्गेनाइज्ड वे में आंसर तुम्हारा होना चाहिए। तो ये चीज़ क्या कहती है? तो देखो, मैं तुम्हें इसमें सिर्फ एक चीज़ बता सकता हूँ कि आंसर वही लिखना है जो पूछा गया है। अगर तुम्हें ऐसा कोई मिलता है जो ये कहता है कि यार मैंने गाने लिख के आया था, मैंने चुटकुले लिख दिए थे, मैंने ये लिख दिया था, वो लिख दिया था, तब भी मुझे नंबर मिल गए, सो इग्नोर दोज पीपल। ठीक है, क्योंकि मुझे भी मिले थे, सबको मिलते हैं, आई थिंक सबके साथ रिलेटेबल होगा। और रिलेटेबल है तो कमेंट करके बताइए कि आपके साथ भी ऐसे लोग मिले हैं नहीं मिले हैं। खैर, ऐसे लोगों की बातें नहीं सुननी, क्योंकि ये एकदम रॉन्ग है। कोई भी टीचर इतना बेवकूफ़ नहीं है कि वो क्वेश्चन हल्का सा भी नहीं पढ़ता है, बीच का लास्ट का हर जगह से क्वेश्चन हल्का हल्का रीड किया जाता है। हाँ, ये मानता हूँ कि एक एक लाइन एकदम पॉइंट वर्ड बाय वर्ड नहीं पढ़ते, पर पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना। जितना पूछा गया है, जो पूछा गया है, एकदम अप्रोप्रिएट और ऑर्गेनाइज्ड वे में तुम्हारा आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट पे अगर हम आते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि नीट एंड क्लीन। ठीक है, नीट एंड क्लीन यानी अगर तुम्हारी हैंड राइटिंग बहुत अच्छी भी नहीं है, और अगर तुम्हारा आंसर नीट एंड क्लीन नहीं है, तुम्हारी कॉपी नीट एंड क्लीन नहीं है, तो वो तुम्हारी राइटिंग को अच्छा होते हुए भी ख़राब बना देती है। और अगर राइटिंग में हल्की फुल्की मिस्टेक है तो भी वो क्लियर हो जाता है अगर तुम उसे ऐसे वे में लिखते हो, कहीं भी कुछ काटोगे पीटोगे नहीं। ठीक है, काटा पीटी नहीं करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना कि ना हो पाए, और अगर मान लो वो कहीं हो भी जाता है तो बस एक लाइन खींचनी है चीज़ अगर काटने में। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हमारी जो आती है वो है हैंड राइटिंग, और हैंड राइटिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि अगर तुम्हारी हैंड राइटिंग ख़राब है तो एक चीज़ का बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से तुम करोगे ध्यान, वो क्या है कि अभी से स्टार्ट कर दो। सैम्पल पेपर सॉल्व करते हो, कोशिश करो कि राइटिंग अच्छी बने। फर्स्ट में बहुत ख़राब, सेकेंड में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तुम्हें ग्रो करते रहना है। जिस जगह पे हो अगर तुम सोचोगे कि यार मेरी राइटिंग ख़राब है, उसको छोड़ते हैं, अभी मैं याद करता हूँ, ये पेपर में बहुत ही ज़्यादा ये गलत इम्पैक्ट डालेगी। ये चीज़ तुम अच्छी तरीके से याद रखो। ठीक है, क्योंकि यार देखो, सैम्पल पेपर में अगर तुम देखो तो क्वेश्चंस दिए रहते हैं, ईमानदारी से तुम सॉल्व करते हो, पर अगर तुम अब सैम्पल पेपर ऐसे भी नहीं सॉल्व करना है कि तुम्हें आंसर आता तुम डायरेक्ट आंसर घटाघट मतलब जो मना रहा है जिस तरह मना रहा है कर दिए। नो, दिस इज़ अ वेरी 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 रॉन्ग टाइप ऑफ सैम्पल पेपर सॉल्विंग। तुम्हें पेपर ऐसे सॉल्व करना है, चाहे वो फर्स्ट पेपर हो या तुम्हारा लास्ट पेपर, यानी कि तुम पहला पेपर सैम्पल सॉल्व करने जा रहे हो या तुम्हारा ख़त्म होने वाला होगा, तब भी तुम्हें इस तरीके से पेपर देना है कि यू आर गोइंग टू गिव योर ओरिजिनल बोर्ड एग्जाम या फिर रियल बोर्ड एग्जाम। ठीक है, इस तरह की फीलिंग्स देना है, आसपास कोई नहीं रहना चाहिए, एकदम 3 घंटे लग के करो। और 3 घंटा से ना
एक्सीड होना चाहिए ना, पहले करना है एकदम 3 घंटे तो 3 घंटे। इसके ऊपर भी एक स्पेशल वीडियो बनेगी कि सैम्पल पेपर किस तरीके से तुम्हें सॉल्व करना है, ठीक है। खैर वो तो बात की बात है। अभी हम देखते हैं, तो हैंड राइटिंग हो गया, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट मैंने जो बताया था वो था अप्रोप्रिएट एंड ऑर्गेनाइज्ड आंसर में मैनर में आंसर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट मैंने बताया कि क्लीन एंड नीट, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। थर्ड पॉइंट मैंने बताया कि हैंड राइटिंग इज योर की, ठीक है। तो हैंड राइटिंग स्टार्ट कर दो, जिसकी नहीं अच्छी है और जिसकी अच्छी है वो फिर पढ़ाई करते रहो। और अब कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि काफ़ी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ये क्वेश्चंस को लेकर हैं कि 1 मार्क के क्वेश्चंस तुम्हें किस तरह करने हैं, सेकेंड वो 2 मार्क्स के क्वेश्चन किस तरह करने हैं और 3 मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे करने हैं। और भी काफ़ी मतलब लॉन्ग आंसर्स आ जाते हैं 3, 4, 5, 6 में, तो लॉन्ग आंसर जितने भी तुम्हारे आते हैं, ठीक है। तो 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ वो ये है कि 1 मार्क्स के क्वेश्चन को तुम्हें टू द पॉइंट आंसर देना है। भैया टू द पॉइंट कैसे? टू द पॉइंट यानी 1 वर्ड भी हो सकता है और एक सेंटेंस में देना हो सकता है, या हो सकता है कि MCQ हो, ठीक है। ये 3 तरह के 1 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। तो अब इन 3 तरह के क्या होगा, तो देखो तुम्हें टू द पॉइंट यानी कि अगर पूछा है कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट किस ईयर में हुआ, तो तुम्हें सिर्फ इतना लिखना है कि जलियांवाला बाग इंसिडेंट इस ईयर में हुआ। तो तुम्हें बस इतना लिखना है कि कब क्या हुआ या फिर क्या इसकी मीनिंग है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर तुमने लिखा कि जलियांवाला इंसिडेंट इस ईयर में हुआ है, तो जलियांवाला बाग इंसिडेंट के बाद जो ईयर आता है उसे तुम्हें अंडरलाइन करना है, ठीक है, कि तुम ये बता रहे हो, ये बताना चाहते हो, ठीक है। ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ही ज़्यादा वो है। तो देखो यार मुझे मतलब वीडियो फ़ैन ऑफ करके बनानी पड़ रही है, गर्मी आ चुकी है। ठंडी में तो बहुत मज़ा आता मुझे कि यार ठंडी में फ़ैन ऑफ रहता था, आराम से वीडियो बन जाती थी, पर अब थोड़ी दिक्कत हो रही है क्योंकि फ़ैन की आवाज़ जब आ जाती है तो वीडियो थोड़ी कम अच्छी लगती है। खैर कोई बात नहीं, वो सारी चीज़ें बात की बात है। अभी हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 2 मार्क्स के जो क्वेश्चन होते हैं वो तुम्हारे मैक्सिमम 3 से 4 लाइन या तो 2 से 3 लाइन होनी चाहिए, और वो तुम्हारे ऊपर। देखो कभी कभी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन पूछ लेता है जिसमें तुम्हें उसकी पूरी गाथा आती है, तो अब ये नहीं है कि तुम भावनाओं में बह जाओ और लिख डालो 1 मार्क्स के क्वेश्चन को 2-3 लाइन, ठीक है, 4-5 लाइन, ये बहुत ही गलत है। और ऐसा भी हो सकता है कि तुम्हें कोई एक ऐसा लॉन्ग आंसर मिल जाए जिसमें तुम्हें सिर्फ 1-2 लाइन आती हो। तो यहाँ पर तुम्हें ट्रिक लगानी है। ट्रिक क्या लगानी है कि तुम्हें क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। एक मिनट, पहले हम 2 मार्क्स के क्वेश्चन को डिस्कस कर लेते हैं, फिर इस पॉइंट पे जाएंगे। तो 2 मार्क्स के क्वेश्चन में मैंने क्या बताया कि 10 से 12 लाइन, ठीक है, 10 से 12 पॉइंट्स। हाँ, तो देखो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्वेश्चन को तुम्हें पॉइंट्स में देना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो पॉइंट्स में मैं क्यों दे रहा हूँ, कह रहा हूँ देने के लिए, क्योंकि पॉइंट्स जब तुम देते हो तो चीज़ें काफ़ी सुंदर लगती हैं और काफ़ी कम मेहनत लगती है। क्योंकि हो सकता है तुम्हारा कोई पॉइंट एक लाइन में आ जाए, हो सकता है दूसरी लाइन में चला जाए, या तो आधी लाइन में आ जाए। वो पॉइंट एक बार दिखेगा, तुम लाइन से पॉइंट्स को बनाते चले जाओ और तुम्हें सारी चीज़ें एकदम अच्छी तरीके से ऑर्गेनाइज वे में मिल जाएंगी। समझ रहे हो? ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट और पे चलते हैं जो कि है लॉन्ग आंसर्स। तो लॉन्ग आंसर्स क्या होंगे भैया? वो हो सकते हैं 4 मार्क्स के, हो सकते हैं 5 मार्क्स के और हो सकते हैं 6 मार्क्स के। तो अब इस तरीके से तुम अगर लॉन्ग आंसर्स को देखो तो उसमें तुम्हें पॉइंट्स का यूज़ करना है, ठीक है। पॉइंट्स का यूज़ उसमें तुम्हें हर क्वेश्चन में पॉइंट का यूज़ करना है, खासकर इन SST, इन साइंस, इन इंग्लिश और इन हिंदी तुम्हें पॉइंट्स यूज़ करने हैं। ज़्यादातर SST में ये होता है और साइंस में होता है जहाँ पर तुम्हें लिखना होता है, और हिंदी में भी तुम पॉइंट्स का यूज़ करोगे, इंग्लिश में भी आंसर्स में तुम पॉइंट्स का यूज़ करोगे। तो इस तरीके से अगर मान लो तुम्हारा कोई क्वेश्चन है काफ़ी 10 मार्क्स का आ चुका है, 10 मार्क्स का इंग्लिश में मेनली पूछा जाता है, तो उसमें तुम्हें पॉइंट्स में ही लिखना है, ठीक है। और मान लो कि तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो यार क्वेश्चन छोड़ना नहीं है तुम्हें, उसके बारे में जो ये लास्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये नहीं कि तुम्हें हल्का फुल्का आ रहा है तब भी तुम लिखोगे, तुम्हें ये लास्ट ऑप्शन है कि अगर SST में तुम्हें कोई चीज़ पूछी और तुम्हें नहीं आ रही है, तुम्हारी बहुत कम आ रही है, तो तुम्हें क्वेश्चन को बनाना है कुछ तरीके से। तुम्हें उस चैप्टर के बारे में जो कुछ भी पता है तुम लिखो, और कीवर्ड्स जरूर याद रखना कि अंडरलाइन करने हैं। अगर तुमने क्वेश्चन को पढ़ा है, क्वेश्चन को लिखा है, तो कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना ही करना है, ठीक है। ये हमारा हो गया नेक्स्ट पॉइंट, और इसमें हमें लॉन्ग आंसर्स के बारे में बात किया। अब हम चलते हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में मतलब बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर तुम्हारे पास ये है कि कॉपी को नीट एंड क्लीन कैसे बनाई जाए। तो ये चीज़ तुम लोगों ने काफ़ी बार एक्सपीरियंस की होगी, प्री बोर्ड्स में भी हो सकता है कुछ लोगों ने किया हो, कुछ क्या सभी करते हैं मेनली एक दूसरे को देखकर, या फिर कुछ को पता भी रहता है कि एक बॉर्डर लाइन खींचनी होती है। तुम्हारे जो आंसर लिखते हो तुम, तो 1 2 3 4 जो तुम लिखते हो, तो उसके
साइड में एक लाइन खींची जाती है, ठीक है, वो तुम्हें टाइम मिलता है उसमें तुम लाइंस खींच लेते हो। तो ये चीज़ तो हो गई क्लियर। एक और चीज़ होती है कि जो तुम्हारा आंसर कंप्लीट हो, जैसे तुमने एक आंसर लिखा, एक लाइन खींचो, भले ही वो तुम्हारा 1 मार्क्स का क्वेश्चन हो, एमसीक्यू हो, तुम्हें एक लाइन ज़रूर खींचनी है। और एकदम ये नहीं कि एक लाइन खींचे लाइन के नीचे से लिखे, एक लाइन छोड़ के लिखो, लाइन्स खींचो आराम से, एकदम अच्छी तरीके से तुम्हें करना है। अभी मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि, तो देखो जैसे मैं बता रहा था कि जैसे तुम्हारी जो लाइन रहती है, जैसे बोर्ड की कॉपी में तुम्हें ये लाइन रहेगी, मिलेगी, ठीक है, तो ये लाइन खींचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ऐसा होता है। तो यहाँ पर जैसे तुमने फर्स्ट क्वेश्चन लिखा और तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन मान लो ये एक लाइन में ऐसे आ गया, ठीक है, एक लाइन में चलो मान लेते हैं यहाँ पर आ गया। तो अब तुम लाइन कैसे खींचोगे? अब तुम लाइन ये नहीं है कि तुम लाइन यहाँ से खींचोगे, ठीक, थोड़ा ख़राब लगेगा। तुम लाइन को यहाँ से खींचो, ठीक, ये वाली लाइन के ऊपर लाइन खींचो, और उसके बाद यहाँ पर जब तुम आओगे तो यहाँ से तुम्हें सेकंड आंसर लिखा, ये नहीं कि यहाँ से सेकंड आंसर लिखे, नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से सेकंड आंसर तुम्हें लिखना है, ठीक। उसके बाद तुमने सेकंड आंसर मान लो लिखा, मान लो 2-3 लाइन तो तुम्हारा आ गया। तो फिर तुम्हें यहाँ पर लाइन खींचनी है, मतलब इसमें ऐसे लाइन खींचनी है, और उसके बाद थर्ड क्वेश्चन तुम्हें यहाँ से लिखना है। तो देखो कितना ही ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वे में ये मिलेगा। जैसा कि तुमने देखा कि मैंने अभी सारी चीज़ें दिखाई कि तुम्हें लाइंस किस तरीके से क्वेश्चन के बाद खींचनी है, तो इस तरीके से ही तुम्हें क्वेश्चन में लाइन खींचनी है। ये चीज़ एकदम माइंड में फिक्स कर लो, क्योंकि इससे तुम्हारे पास काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि अगर एग्जामिनर को कॉपी साफ दिखी तो हो सकता है वो तुम्हें नंबर देगा, अगर आंसर हल्का फुल्का गलत भी है तो नंबर मिल जाएंगे। अगर कॉपी नीट एंड क्लीन रहती है और एग्जामिनर को चेक करने ईजी होता है तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से कॉपी पे इम्प्रेशन डालता है, ठीक है। नेक्स्ट चीज़ एमसीक्यू के बारे में है कि एमसीक्यू में तुम्हें ABCD नहीं लिखनी है, ये चीज़ अच्छी तरीके से याद रखो। तुम्हें पूरा वर्ड लिखना है, अगर है जलियांवाला इंसिडेंट या फिर है चौरी चौरा या फिर कुछ भी है तो उसमें तुम्हें पूरा लिखना है, ठीक है, पूरा लिखना है जलियांवाला बाग इंसिडेंट विथ स्पेलिंग, क्योंकि एक वर्ड रहता है तो लोग स्पेलिंग जल्दी पकड़ लेते हैं, तो इसलिए तुम्हें स्पेलिंग देख लेना है, क्वेश्चन पेपर में लिखी रहती है। कभी कभी क्वेश्चन पेपर में मतलब करेक्शन होता है या फिर गलत स्पेलिंग लिखी रहती है, तो घर से याद करके जाओ, ये चीज़ अच्छी तरीके से याद रखो। तो स्पेलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन MCQs, इन फिल इन द ब्लैंक्स। हाँ, तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है भैया? तो यार फिल इन द ब्लैंक्स में तुम्हें एक चीज़ का बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ध्यान रखना है कि तुम्हें फुल सेंटेंस लिखना है। कैसे भैया? तो देखो अगर पूछा है कि क्या मतलब, जैसे कुछ भी पूछा है कि मान लो फॉर एग्जाम्पल माई नेम इज़ डैश, तो तुम्हें पता है कि माई नेम इज़ अर्जुन है, तो तुम्हें माई नेम इज़ अर्जुन लिख के अर्जुन के नीचे अंडरलाइन करना है या फिर जो भी तुम्हारा नाम हो। तो ये सारी चीज़ें ऐसे रहती हैं कि तुम्हें किस तरीके से चीज़ें लिखनी है कि वो अच्छा इंप्रेशन डाले। ये नहीं कि फिल इन द ब्लैंक्स में तुमने सिर्फ आंसर लिख दिया, वो नहीं करना है, तुम्हें पूरा सेंटेंस लिखना है। उसमें थोड़ा सा टाइम जाएगा पर थोड़ी स्पीड रखना और कोशिश करना कि पेपर को अच्छे से कंप्लीट कर लो। और मैं तुम्हें एक अच्छी सी वीडियो दूंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है इन अ वेरी करेक्ट टाइमिंग, और सैम्पल पेपर्स के बारे में उसी वीडियो में सब कुछ बताऊंगा। खैर, बाकी नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि डायग्राम कैसे बनाना है। वह डायग्राम तुम्हें कैसे बनाना है ये तुम्हें पता है, डायग्राम को दिखाना कैसे ये मुझे पता है, और तुम अब जान लो। तो क्या है कि डायग्राम की जो हेडिंग होगी वो टॉप पर होगी, ना कि बॉटम पे होगी। टॉप पे तुम्हें डायग्राम की हेडिंग देनी है कि क्या डायग्राम होना चाहिए, और उसके नीचे डायग्राम बनाना, सारी चीज़ें लेबल करना। लेबलिंग भी काफ़ी अच्छे तरीके से, ये नहीं कि एक यहाँ से गोला बना दिए, यहाँ से ले आ दिए, एकदम लाइन बाय लाइन तुम्हें हर एक चीज़ की लेबलिंग करनी है। और कोशिश करना कि लेबलिंग एक साइड पे सारी की सारी रहे, उससे थोड़ा अच्छा दिखता है, ठीक है। तुम बुक्स में देखोगे काफ़ी अच्छे तरीके से रहता है, पर एक साइड रहेगी सारी चीज़ें ना, और अंडरलाइन रहेंगी या अलग कलर से लिखी रहेंगी तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और बाकी हम बात करते हैं डिफरेंस, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंशिएशन के केस में अगर तुमने मान लो मैंगो, मान लो मैं यहाँ पर एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंगो और एप्पल के बीच में तुम्हें डिफरेंस निकालना है, तो तुम्हें सबसे पहले यहाँ एक लाइन खींचोगे, यहाँ एक लाइन खींचोगे, ठीक। उसके बाद मान लो फर्स्ट पॉइंट तुमने यहाँ पर लिखा कि कुछ भी तुमने लिखा मैंगो के बारे में, यहाँ पर मान लो ये 3 लाइन में एंड हुआ, और यहीं पर इस जगह पर तुम्हारा यही 2 लाइन में एंड हो गया। तो अब तुम क्या करोगे? ये नहीं करोगे कि तुमने इसका, ये फर्स्ट पॉइंट ही था, यहाँ का इसका सेकंड पॉइंट यहाँ से और इसका सेकंड पॉइंट यहाँ से, नहीं, ये गलती तुम्हें नहीं करनी है। तुम्हें अगर सेकंड पॉइंट इसका यहाँ से स्टार्ट है तो यहाँ भी सेकंड यहाँ से ही स्टार्ट होगा। फिर मान लो ये 2 लाइन में आया, ये भी 2 लाइन में आया, नहीं मान लो ये 3 में आ गया, तो तुम्हें इसका थर्ड पॉइंट यहाँ से अगर स्टार्ट करो तो इसका भी यहाँ से, यानी कि इसका थर्ड यहाँ से, इसका थर्ड यहाँ से, ठीक है। तो ये है तुम्हारी डिफरेंशिएशन की स्ट्रेटेजी। आई होप कि तुम्हें समझ में आया होगा। तो अब तुमने देख लिया है कि डिफरेंशिएशन भी कैसे किया जाता है किन्हीं 2 चीज़ों में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अब एक लास्ट है मैप वर्क। मैप वर्क में तुम्हें एक ही टिप देना चाहूँगा कि
मैथ वर्क में तुम्हें एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है कि अगर तुम कोई चीज़ दिखा रहे हो, जैसे कि तुमने माइंस दिखानी है, तुमने गोल्ड माइंस दिखानी है या गोल्ड कहाँ पाया जाता है, कोल दिखाना है, तो तुम वहाँ पर कोशिश करना कि तुम नंबर देने की बजाय तुम कोशिश करो कि सिंबल्स का यूज़ करो। ट्रायंगल बना दिया और स्क्वायर बना दिया, इस तरीके से तुम बनाओ और बगल में एक ठो वो बना दो। मुझे पता है कि कम समझ में आ रहा होगा, तो ये लो वीडियो देखो। और तो जैसे कि अगर तुम्हें यहाँ पर मैप में दिखाना है कि तुम्हें चीज़ों को मतलब जैसे कि अगर तुम्हें कोल्स दिखाने हैं, ठीक है, तुम्हें दिखाना है कि कोल्स कहाँ पर पाए जाते हैं, गोल्ड्स कहाँ पर पाए जाते हैं। तो मान लो तुमने कोल के लिए सर्कल चुन लिया, तो पहले तुम यहाँ पर एक की बनाओगे। जैसे सर्कल तुमने कोल के लिए चुना है तो यहाँ कोल यहाँ पर लिख दिए, ठीक। और मान लो तुमने ट्रायंगल चुना है गोल्ड के लिए, ठीक। और तुमने यहाँ पर स्क्वायर चुन लिया, मान लो जैसे एल्यूमिनियम के लिए, ठीक है, तुमने एल्यूमिनियम के लिए चुना है। मैंने बस एग्जांपल लिया है, ये भी नहीं है कि मैंने गलत जगह बना दिया तो तुम कमेंट करने लोग भैया आपने गलत जगह बनाया है। मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर तुम एक बॉक्स बना दोगे, ये तुम्हारी की हो जाएगी। और अब जैसे अगर कोल यहाँ पर पाया जाता है, जैसे कोल कहाँ पर पाया जाता है, जहाँ पर भी पाया जाता हूँ मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। जैसे यहाँ कोल हो गया, यहाँ कोल हो गया, तो तुम नंबर की जगह पर सिंबल्स को यूज़ करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। और यहाँ ट्रायंगल बना दो, तो तुम इन तीन मतलब मान लो 4-5 चीज़ें हैं तो ज़्यादा तुम अच्छी तरीके से कर पाओगे। तो यहाँ तो मैंने मार्कर से बनाया, तो जो थोड़ा ज़्यादा एरिया ले रहा है, तुम पेन से बनाओगे और अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से तुम मैप में यूज़ कर सकते हो। आई होप कि तुमने वीडियो देख ली है और काफ़ी अच्छी तरीके से तुम समझ गए हो कि किस तरीके से तुम्हें मैप वर्क दिखाना है। और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी जो टिप्स हैं वो अगर तुम्हें कहीं से भी मैच होती हुई मिल जाए किसी वीडियो से, तो ये कमेंट मत करना कि भैया आपने उनका देख के बनाया, क्योंकि देखो मैं 10th में था तो मैंने भी वीडियोस देखी थी और मैंने भी इस तरीके से किया था। तो मुझे जो माइंड में था, जो मैंने यूज़ किया, जो मैंने करा, और बाकी लोगों से भी मैंने पूछा है, कुछ लोगों से जो कि टॉपर्स थे, तो उसी हिसाब से मैंने वीडियो को बनाया है। तो क्रिटिसाइज़ मत करो, यूटिलाइज़ करो, और यही मैं कहता हूँ। और बाकी मैंने जितने भी पॉइंट्स लिखे थे, मैंने सारे के सारे पॉइंट्स तुम्हारे सामने रख दिए हैं। तो यही सारी चीज़ें रहती हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो पूछो। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और इंस्टा पे भी फॉलो कर लो, क्योंकि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरीके से तुम डाउट्स पूछ सकते हो। मैं डाउट्स के आंसर्स जल्दी ही दे देता हूँ, ठीक है। कोशिश करता हूँ कि सारे डाउट्स जल्दी ही क्लियर हो जाए। और अभी फ़िलहाल तुम डाउट्स पूछोगे तो जल्दी हो जाएंगे, नहीं 5 अप्रैल से मेरा नया सेशन शुरू हो जाएगा, मेरी कोचिंग और स्कूल्स, तो थोड़ा सा लेट हो सकते हैं डाउट्स में, पर डाउट्स तब भी क्लियर होंगे, डाउट्स अब भी क्लियर होंगे। तुम्हारे साथ मैं हूँ, तुम्हें सिर्फ फोड़ना है और तुम फोड़ोगे। अपने आप से कहो कि तुम फोड़ोगे। डिप्रेस्ड मत हो यार, डिप्रेशन इज़ वेरी बैड। मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें बताया था कि व्हाट इज़ द रियल मोटिवेशन। रियल मोटिवेशन इज़ यू बी योरसेल्फ एंड फोड़ना है तुम्हें, ठीक है। तो बाकी मुझे इतना ही बताना था यार। सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम 300 सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट जैसे ही करेंगे वैसे ही मैं लाइव आऊँगा और तुम्हारे कुछ डाउट्स क्लियर करूँगा। तो तब तक के लिए इतना ही। पढ़ाई करते रहो। ऑल द